देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई थी और मेरा अब आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो जल्द से जल्द अपने पिताजी का हाथ बटाना चाहता था ताकि घर की माली हालत सुधर जाए। इसलिए स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही मैंने पापा के पास जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त मेरे पिताजी जबलपुर के कारखाने में काम किया करते थे और उनके कारखाने में उस वक्त मजदूरों की ज़रूरत भी थी। तो ऐसे में पिताजी ने मेरे काम की बात की और मुझे जबलपुर बुला लिया। पापा के नौकरी की बात करते ही मैं और मेरे दोस्त मृदुल ने रात की 1 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और हम दोनों जबलपुर के लिए रवाना हो गए। दरअसल मृदुल को अपने चाचा जी से कुछ काम था और वो भी जबलपुर में ही रहते थे, तो मृदुल मेरे साथ ही चल पड़ा। हम दोनों ट्रेन में चढ़ तो गए थे पर बैठने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाया था। जनरल बोगी पूरी तरह भरी हुई थी। मात्र 1 घंटे में ही मृदुल परेशान भी हो गया। ऊपर से गर्मी के कहर ने अलग से पसीना छुटा रखा था। मेरी भी हालत कुछ खास नहीं थी, पर हम कर भी क्या सकते थे। ट्रेन भी अब काफ़ी दूरी तय कर चुकी थी। फिर जब अगले 1 घंटे के बाद बिठूर स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुकी तो वहाँ काफ़ी लोग उतर गए, जिससे थोड़ी जगह तो बनी पर अभी भी घुटन हो ही रही थी। फिर जब मृदुल ने बोला कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। फिर इसी बीच मृदुल ट्रेन से नीचे उतर गया, जिसके कारण मुझे भी ट्रेन से उतरना पड़ा। ट्रेन से उतरते ही ट्रेन बिठूर स्टेशन से चली गई। ट्रेन के जाने के बाद मैंने मृदुल से सवाल करते पूछा कि अब क्या करना है, जबलपुर जाना है या गांव वापस लौटना है, जिस पर मृदुल का कहना था कि वो गांव जाना चाहता है। मृदुल के ये साफ करते ही मैं स्टेशन पर मौजूद टिकट विंडो पर गया और जबलपुर की अगली ट्रेन की टिकट ले ली, जो कि सुबह के 4 बजे की थी। मैंने मृदुल के वापसी की ट्रेन की टिकट भी ले ली, जो 5 बजे की थी। टिकट लेने के बाद मैं मृदुल के पास आया और उसके साथ प्लेटफार्म पर लगे बेंच पर बैठ गया। 4 बजने में अभी 2.5 घंटे बाकी थे। स्टेशन पर तो खामोशी थी, पर अच्छी बात ये थी कि यहाँ हर स्टेशन के हर कोने में रोशनी मौजूद थी, जिससे इतना डर नहीं लग रहा था। मृदुल अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में खो गया, तो वहीं मुझे बैठे बैठे अब उबासियाँ आने लगी, जिसके चलते कब मेरी आँख लग गई मुझे तो मालूम ही नहीं चला। फिर अचानक मुझे एक तेज ठंड का एहसास हुआ, तो मैं एक झटके के साथ उठा। आँख खुलते ही मुझे चारों तरफ स्याह अंधेरा दिखा। एक पल को तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर जब अंधेरे से मेरा ध्यान हटा तो मैंने पाया कि मृदुल भी वहाँ पर नहीं है। अब ये देखते ही मैंने मृदुल को पुकारना शुरू कर दिया, पर मेरे कई बार ज़ोर ज़ोर से पुकारने के बाद भी मृदुल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद मैं उस बेंच से भागा स्टेशन के उस हिस्से की तरफ जहाँ पर थोड़ी रोशनी अभी भी मौजूद थी। दरअसल वो स्टेशन मास्टर का ऑफिस था, जहाँ अभी भी लाइट थी। जैसे ही मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो वैसे ही मेरी नज़र 3 लोगों पर गई, जो अपने अपने सरों पर हाथ धरे फर्श पर बैठे थे। चूंकि उस वक्त मैं काफ़ी घबराया हुआ था, तो मैंने उन तीनों आदमियों पर बिना गौर किए ही टोक दिया और टोकते हुए पूछा, अरे भैया, अचानक ये स्टेशन की लाइट कहाँ गई? मेरे सवाल करते ही वो तीनों के तीनों ही एक दूसरे को घूरने लगे। इससे पहले मैं उनसे वही सवाल फिर से करता कि मैंने नोटिस किया कि वो तीनों एक दूसरे को घूर नहीं रहे, बल्कि अपनी नाक से कुछ सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन तीनों के अजीब से बर्ताव के कारण मैं एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर जब वो तीनों सूंघते सूंघते मेरे करीब आने लगे तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से भागने में ही भलाई है। लिहाजा मैं फौरन ही वहाँ से दबे पांव भागा, और जैसे ही बिठूर स्टेशन से बाहर निकला तो वैसे ही मुझे मृदुल की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे आवाज़ देते हुए पुकार रहा था। मृदुल की आवाज़ सुनते मैं रुक गया, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वापस से स्टेशन के भीतर जाऊं, जहां वो 3 अजीब आदमी घूम रहे हैं। दोस्तों, उस वक्त मैं स्टेशन के अंदर दाखिल तो नहीं हुआ, पर मैं मृदुल को वहीं से आवाज़ देते बोला, अरे मृदुल, जल्दी से स्टेशन के बाहर निकल, अंदर बहुत खतरा है। मेरे 2-4 बार मृदुल को आवाज़ देने के बाद मृदुल तक मेरी आवाज़ पहुंच तो गई, पर मृदुल ने मुझे आवाज़ देते बोला कि उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में उसे किस ओर जाना है इसका पता नहीं चल रहा है।
मृदुल की बात सुन लेने के बाद अब मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं बचा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे वापस स्टेशन में दाखिल होना पड़ा। पर जैसे मैं स्टेशन में दोबारा दाखिल हुआ तो वैसे मेरी नज़र दूर खड़े मृदुल पर गई, जो एक जगह पर खड़ा मुझे आवाज़ दिए जा रहा था। मृदुल पर नज़र पड़ते ही मैं उसकी तरफ अभी बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मृदुल के पीछे वही 3 आदमी दिखे जिनसे डर के मैं भागा था। उन तीनों पर नज़र पड़ते ही अब मेरे कदम एकदम से ठहर गए। इससे पहले मैं मृदुल को अजीब लोगों के बारे में बता पाता कि उन तीनों में से एक ने किसी छिपकली की तरह अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही लंबी सी जीभ निकाली और मृदुल को जीभ में लपेटकर नीचे गिरा लिया। मृदुल के नीचे गिरते ही बाकी के 2 आदमियों ने भी अपनी लंबी जीभ से मृदुल के हाथ पैर जकड़ लिए और फिर देखते ही देखते उन तीनों ने मृदुल के 3 हिस्से कर दिए। मेरे सामने मृदुल ने दर्द से छटपटाते हुए अपनी जान दे दी। यहाँ तक कि ये सब देखकर अब तक मेरे भी प्राण सूख चुके थे। डर का आलम यह था कि मैं मृदुल की भयानक मौत देखने के बावजूद वहीं पर खड़ा हुआ था और उन तीनों को मृदुल को निगलता हुआ देख रहा था, जबकि मुझे उसी वक्त भाग जाना चाहिए था। खैर मैं अगले चंद मिनटों तक वहां से जरा भी नहीं हिला, पर जब दिमाग में सोचने की शक्ति लौटी तो मैं वहां से भागने के लिए फौरन ही पीछे पलटा। अभी मैं पीछे मुड़ा ही था कि तभी सामने से एक बहुत ही बड़ा आदमी, जिसका कद काठी मेरे से दुगना था, सामने खड़ा हुआ नजर आया। उस पर नजर पड़ते ही मैं किसी मूर्ति की तरह एकदम से जम गया। मसलन अब मेरे हाथ पैरों ने भी काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि मैं अपना मुंह तलक नहीं खोल पा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि मृदुल की तरह ही मेरी ये आखिरी रात है। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें घूमने लगी। फिर इसी बीच उस बड़े लंबे आदमी ने एक सीटी बजाई और उसके सीटी बजाते ही वो तीनों लंबी जीभ वाले शैतान मेरे अगल बगल आकर खड़े हो गए। उन तीनों को अपने करीब देखकर मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ने लगी और फिर तभी मेरे सर में एक बहुत ही तेज दर्द उठा और उस दर्द के साथ मेरी आंखों के आगे अंधेरा पसर गया। शायद दोस्तों मैं मर चुका था, पर जब किसी ने मुझे झकझोरते हुए कहा, अरे हरीश भाई तू सच में सो गया क्या, तो ये सुनते मेरी आंख एक झटके से खुल गई। आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं स्टेशन के उसी बेंच पर अभी भी बैठा हुआ हूँ और मृदुल भी मेरे सामने खड़ा है। आंख खुलने के बाद मुझे कुछ वक्त लगा ये समझने में कि जो कुछ भी मेरे और मृदुल के साथ हुआ था वो महज मेरा सपना भर था, हकीकत नहीं। हालांकि अभी भी मेरा दिल जोरों से धड़के जा रहा था, जैसा कि सपने में धड़क रहा था। फिर इसी बीच जब मृदुल को मेरे चेहरे से पता लगा कि मैं डरा हुआ हूँ तो मृदुल ने सवाल करते पूछा, क्या हुआ भाई, कोई सपने में भूत देख लिया क्या तूने। अभी मृदुल ने ये सवाल किया ही था कि तभी एक एक करके स्टेशन की सभी लाइटें ऑफ होने लगी। स्टेशन पर अंधेरा होता देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा सपना सच हो जाए। अभी मैं कोई फैसला ले पाता कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। मैंने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि माँ कॉल कर रही है। जैसे मैंने कॉल उठाया तो वैसे माँ मुझे डांटते बोली कि तुम दोनों बिठूर स्टेशन से जल्दी निकलो। माँ की ये कहते मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए और फिर बिना कुछ सोचे समझे मैं वहाँ से स्टेशन के एग्जिट की तरफ भागा। कुछ आगे आते ही मुझे याद आया कि मृदुल मेरे साथ नहीं है, जिस वजह से मैं रुक गया और अपने आसपास देखा तो मृदुल मुझे स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर जाता हुआ दिखा। मृदुल के दिखते ही मैंने मृदुल को आवाज़ देते हुए बोला कि मृदुल जल्दी भाग यहाँ से, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मेरी ये आवाज़ देते ही मृदुल ने भी बिना कोई सवाल के भागना शुरू किया और फिर हम दोनों बिठूर स्टेशन से निकलकर काफ़ी दूर चले आए। और जब हम दोनों को एक जगह कुछ टेम्पो वाले दिखे तो हम दोनों उनके पास जाकर बैठ गए। उन टेम्पो वालों ने हम दोनों से पूछा भी कि हम इतने डरे हुए क्यों हैं, पर हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। और फिर अगली सुबह बस से वापस गांव लौट आए। गांव आने के बाद जब मैंने माँ से पूछा कि उन्हें कैसे मालूम चला कि मैं और मृदुल बिठूर स्टेशन पर हैं और हमें वहाँ से भागने को क्यों बोला, तो इस पर माँ का कहना था कि उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्हें बिठूर स्टेशन पर मैं और वही शैतान नजर आए जो मुझे सपने में नजर आए थे। वो सपना देखते उनकी आंख खुल गई और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे कॉल कर दिया और वहाँ से भागने को बोला। दोस्तों मुझे ये तो हरगिज़ नहीं मालूम कि बिठूर स्टेशन पर वो शैतान असल में है भी कि नहीं, पर मेरी माँ को वही सपना कैसे आया जो सपना मुझे आया था। क्या सच में उस रात हम दोनों मरने वाले थे उन शैतानों के हाथों, या फिर हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला था।
आपको क्या लगता है, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया घटना की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। दोस्तों, मैं सुरेंद्र, एक साधारण सा लड़का जो अपने परिवार के साथ सरायकेला में आया था। ये शहर मेरे लिए बहुत नया था और यहाँ की गलियाँ, लोग और माहौल सब अनजान थे। मेरे पिताजी ने मेरे लिए पास के एक कॉलेज में दाखिला भी करवा दिया। कॉलेज का नाम था सरायकेला डिग्री कॉलेज, जो शहर के बाहरी इलाके में जंगल के किनारे पर बसा था। कॉलेज की इमारत बहुत पुरानी थी और इसके चारों ओर घने पेड़ों का जंगल इसे और भी रहस्यमय बनाता था। कॉलेज में मेरा पहला दोस्त बना संजय। वो मेरी ही उम्र का लड़का था और उसका घर कॉलेज के पास ही था। हम जल्दी से अच्छे दोस्त बन गए और हम एक दूसरे के साथ हर वक्त रहते थे। कॉलेज जाना, कैंटीन में चाय पीना और फिर शाम को गप्पे मारना। संजय को इस शहर की हर गली की खबर थी और वो मुझे यहाँ की हर छोटी बड़ी बात बताता। लेकिन एक बात जो उसने मुझे पहले ही दिन बताई थी, वो थी कॉलेज की बस यात्रा की। जी हाँ दोस्तों, हमारे कॉलेज में हर साल एक ट्रिप का आयोजन होता था। इस बार ट्रिप थी पास के एक पहाड़ी इलाके दालमा हिल्स की। ये जगह सरायकेला से करीब 50 किलोमीटर दूर थी और वहाँ पर जाने के लिए कॉलेज की अपनी बस थी। ये बस पुरानी थी, शायद 20 से 25 साल पुरानी, और इसका रंग लाल और सफ़ेद था जो अब फीका पड़ चुका था। बस का ड्राइवर था रमेश, जो कॉलेज का पुराना कर्मचारी था, और उसका सहायक था एक सिक्योरिटी गार्ड जिसे सब चाचा कहकर बुलाते थे। तभी मुझे संजय ने बताया कि कई साल पहले उस बस में एक भयानक हादसा हुआ था। एक रात की यात्रा के दौरान बस में कुछ ऐसा हुआ था, तभी से उस बस को श्रापित माना जाता है। लोग कहते थे कि उस बस में एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में बस में अजीब अजीब आवाज़ें करती है। अब ये सब सुनकर मुझे हंसी आने लगी। तभी मैंने संजय से पूछा, अरे यार, ये तो बस अफवाहें होंगी, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती हैं यार। लेकिन संजय ने गंभीर चेहरा बनाकर बोला, सुरेंद्र तू हंस रहा है, लेकिन जो लोग बस में रात को अकेले गए हैं ना, वो कभी वापस नहीं आए। मैंने उसकी बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। ट्रिप का वो दिन भी आ गया। मैं और संजय फिर जल्दी से सुबह उठकर कॉलेज पहुंचे। बस कॉलेज के गेट के सामने खड़ी थी और उसका पुराना लुक और जंगल की खिड़कियां देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो बस एक पुरानी बस है। हम करीब 40 छात्र थे और 2 प्रोफेसर हमारे साथ में थे। बस सुबह 6 बजे रवाना हुई। रास्ता जंगल और पहाड़ों से होकर गुजरता था। शुरुआत में सब ठीक था, लड़के लड़कियां गाना गा रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। मैं और संजय भी मस्ती करते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बस जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची तो माहौल थोड़ा भारी होने लगा। अब सूरज भी ढल चुका था और अंधेरा भी छाने लगा था। शाम के करीब 7 बजे बस एक सुनसान जगह पर रुकी। तभी बस ड्राइवर रमेश ने बताया कि बस का टायर पंचर हो गया है, हमें रात यहीं पर काटनी है क्योंकि आसपास कोई गैरेज भी नहीं है। दोस्तों, उस रात सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम था किशन, वहीं पर आग जलाकर हमें उसके पास इकट्ठा किया और एक कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि कई साल पहले इसी बस में एक औरत की मौत हो गई थी और उसका नाम था श्रेया। श्रेया एक गरीब परिवार से थी और कॉलेज की एक छात्रा थी। कुछ लड़कों ने उसका पीछा किया और रात में इस बस में उसके साथ बदतमीजी की। श्रेया ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पर उनमें से एक ने उसका गला दबा दिया। उसकी लाश को जंगल में कहीं पर दफना दिया गया और तभी से उसकी आत्मा इस बस में भटकती है। दोस्तों, किशन अंकल ने बताया कि रात में कई ड्राइवरों ने बस में अजीब सी आवाज़ें सुनी थी, कभी रोने की तो कभी चीखने चिल्लाने की। एक बार एक ड्राइवर ने रात में बस को अकेले चलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन सुबह उसकी लाश बस के पास ही मिली, जिसके शरीर पर खून के निशान थे। किशन अंकल ने यह भी बताया कि इस बस में रात को कोई अकेले नहीं रहता, जो भी अकेले रहता है वो श्रेया की आत्मा का शिकार बन जाता है। अब उन गार्ड अंकल की बात सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। संजय का चेहरा भी डर से सफ़ेद पड़ गया था। पर अब रात भी गहराने लगी थी और हम सब आग के पास अभी भी बैठे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों ठंड बढ़ने लगी थी। प्रोफेसर ने हमें बस में सोने को बोला, पर मैं और संजय एक दूसरे के पास वाली सीट पर बैठ गए। रात के करीब 1 बजे मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की पर खटखटा रहा हो। मैंने संजय को एकदम से जगाया, लेकिन उसने बोला,
सुरेंद्र तू सो जा, ये बस हवा का झोंका होगा। लेकिन मेरे मन में अभी भी डर बैठा हुआ था। तभी मैंने अपनी टॉर्च जलाई और खिड़की की ओर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। फिर करीब आधी रात को बस अचानक ही जोरों से हिलने लगी, जैसे कोई उसे जोर जोर से हिला रहा हो। सभी छात्र एकदम से डर गए। एक लड़की तो बुरी तरह से चीख पड़ी और कहने लगी कि बाहर कोई है। मैंने खिड़की से बाहर भी देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किशन अंकल ने हमें शांत रहने को भी बोला, लेकिन उसका चेहरा भी डर से पीला पड़ गया था। उसने अपनी जेब से एक ताबीज भी निकाला और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक ठंडी हवा एकदम से अंदर आई तो मुझे लगा कि कोई मेरे पास से गुजरा है। फिर सुबह होने तक हम सब डरे हुए थे। ड्राइवर रमेश ने टायर ठीक कर दिया और हम वापस से कॉलेज की ओर चल पड़े। लेकिन दोस्तों, रास्ते में किशन अंकल ने हमें बताया कि उसने रात में श्रेया को देखा था। उसने कहा कि वो बस के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद था और आंखें खुली हुई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर वो गायब हो गई। किशन अंकल ने यह भी बताया कि उन्होंने ताबीज की वजह से अपनी जान बचाई, वरना श्रेया उन्हें नहीं छोड़ती। पर मैं और संजय किशन अंकल की बातें चुपचाप से सुने जा रहे थे। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ये सच था या सिर्फ किशन अंकल की कल्पना। लेकिन हाँ, उस रात की घटनाएं इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं उस बस में दोबारा कभी नहीं बैठना चाहता था। पर कॉलेज वापस आने के बाद मैं और संजय कई दिनों तक उस रात के बारे में बातें करते रहे। संजय का कहना था कि हमें उस बस में कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैंने कॉलेज के पुराने कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि श्रेया की कहानी सच थी। कॉलेज के कर्मचारियों ने उस घटना को दबाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस बस को कोई छूना नहीं चाहता था। पर आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो श्रेया की आत्मा थी या सिर्फ हमारा डर, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, एक बात पक्की है कि मैं उस बस में दोबारा कभी नहीं बैठूंगा, क्योंकि मरे हुए से किसी का नाता नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। और मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।